नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। जैसे-जैसे 5 राज्यों के चुनाव में गर्माहट आ रही है, वैसे-वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों के इन 5 राज्यों में दौरे भी शुरू हो गए हैं। कारपेट बॉम्बिंग हो रहा है। साथ में जो भाषण लगातार सुनाई दे रहे हैं, उस भाषण में सुनने के बाद लगता है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को भूल गए हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। वो एक बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में जो बोल रहे हैं और चुनावी जुमलों पे कोई रोक नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। इसलिए जो उनके वाक्य है, जो उनके संबोधन है, वो तारतम्य और सच्चाई से इतने दूर दिखाई देते हैं। या तो वो मतदाताओं को महामूर्ख समझते हैं या सही सूचनाएँ उनके पास वाक़ई नहीं है। यदि उनके पास सही सूचनाएँ नहीं हैं, ये सच्चाई है, तो फिर देश का प्रधानमंत्री बिना सूचना का कैसा रह सकता है कि जिनको कुछ पता ही नहीं है देश में क्या चल रहा है। और यदि उनके पास पर्याप्त सूचना है, तो फिर वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, ये सोचकर कि मतदाता महामूर्ख है, यदि सुनने के लिए आए हैं तो उनको कुछ भी बात सुना दो, वो तालियाँ पीटेंगे और आपके पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन 143 करोड़ का ये देश, यहाँ का मतदाता प्रताड़ित हो सकता है, यहाँ का मतदाता गरीब हो सकता है, समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन मूर्ख नहीं। तेलंगाना में उनके कुछ दिए हुए भाषण में बहुत सारी चीजें हास्यास्पद थी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के बाद केसीआर यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो बीआरएस पार्टी के मुखिया है, सुप्रीमो है, वो मेरे पास आए थे और कहा था कि साथ में मिलके सरकार बनाते हैं, मतलब कॉर्पोरेशन बन में सत्ता में आते हैं। तब मैंने उनको भ्रष्टाचारी और परिवारवाद वालों के साथ हम नहीं बैठ सकते कह के वापस लौटा और तब से वो नाराज हो गए। सच्चाई क्या है? तेलंगाना में जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके चुनाव हुए। 150 का हाउस है कॉर्पोरेशन का, उसमें बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी, 56 कॉर्पोरेटर उनके पास थे। एआईएमआईएम के पास 44 थे, बीजेपी के पास 48 थे, कांग्रेस के पास 2 थे। एआईएमआईएम और बीआरएस ये कई सालों से एक दूसरे के गठबंधन के साथ है, एक दूसरे के साथ है। चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा में भी सीट छोड़ी जाती है और कॉर्पोरेशन में इन दोनों ने मिलके सत्ता बनाई। जब एआईएम और बीआरएस मिलके 100 का आंकड़ा पार कर रहे थे या 100 का आंकड़े पे पहुंच रहे थे, तो 150 के हाउस में 100, ये 2/3 हो गया। तो वो बीजेपी के पास क्यों आएंगे? सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को यानी केटीआर, जो केसीआर के बेटे हैं, मंत्री हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि केटीआर को मुझे अब सत्ता सौंपनी है और आपका साथ चाहिए। हमारी भी व्यक्तिगत रूप से, मेरी भी केसीआर से बात हो गई। जब वो बीआरएस की संकल्पना कर रहे थे, तब से मेरी लंबी चौड़ी कई घंटों की, कई 2-3 दिन साथ में लगातार रह के बातचीत हुई। तब वो राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने आप को कहीं एनटीआर के रोल में देखना चाहते थे, जो आंध्र प्रदेश, कंबाइन आंध्र प्रदेश में एनटीआर ने रोल अदा किया था, और वो अपने बेटे को वहां इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उन्हें बीजेपी की मदद क्यों पड़ेगी? तेलंगाना विधानसभा में 119 का हाउस है, विधानसभा का टोटल स्टेट 119 है, उसमें बीआरएस के 101 है।
एआईएमआईएम के 7 है, कांग्रेस के 5 है और बीजेपी के 3 है और इंडिपेंडेंट 2 है। अब बीजेपी के 3 का साथ क्यों चाहिए उनको अपने बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? 119 में से 101 जिसके पास हो, उसको किसकी जरूरत होगी कि बेटे के मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप चाहिए? प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग आते हैं, मुझे शॉल पहनाते थे, बड़ा स्वागत करते थे। मोदी जी ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। देश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री को मिलने बुके लेके नहीं जाता, शॉल लेके नहीं जाता? ममता दीदी आम तक भेजती है, इसका मायने ये है कि ममता एनडीए ज्वाइन करना चाहती है। स्टैलिन बुके लेके जाते हैं, उद्धव ठाकरे बुके लेके गए थे। जब भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मिलते हैं तो बुके लेके जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता है, बहुत बड़ी पोस्ट है वो। तो मुख्यमंत्री एक आदर स्वरूप उस कुर्सी का आदर होता है। मोदी जी को हार पहनाने नहीं जाते। देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कितने विपक्ष के नेता उनको हार पहनाने और शॉल उड़ाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल का भी राजनीति में ऐसा घटिया उपयोग करेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, केसीआर के अपने सवाल है, केसीआर परिवारवाद है और कट्टर परिवारवाद है। यदि मैं चाहूं तो करिया जो मोदी जी जिस हिसाब से देश चला रहे हैं, सिर्फ अपनी मन की बात सुन के और अपने हिसाब से, वैसे केसीआर ने तेलंगाना में पार्टी चलाई है और सत्ता चलाई है। वो किसी के सुनते नहीं, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के सुनते हैं। केसीआर में भी दोष है, लेकिन फिर यदि केसीआर परिवारवाद है और परिवारवाद से इतनी नफरत है, उन्होंने कहा कि एनडीए में हम परिवारवाद सामंती मानते हैं कि राजा का बेटा राजा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री कैसा होगा? इसलिए हमको उनका साथ नहीं चाहिए। और एक भ्रष्टाचार बहुत हुआ है तेलंगाना में। तो भ्रष्ट कोई भी नेता नरेंद्र मोदी की तपिश सहन नहीं कर सकता और पास में बैठ नहीं सकता। ये मोदी जी का वक्तव्य था। अब देखिए, एनडीए गठबंधन जो मोदी जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बेंगलोर के अपने यहाँ पे भी एनडीए की पहली बैठक ली 2019 के बाद। अब उस एनडीए के गठबंधन के कुछ घटक दल के इतिहास देखिए आप। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, एन रंगास्वामी 2011 में कांग्रेस छोड़ के आए हैं। ये उनकी फैमिली पार्टी है, अपने ही पार्टी के सुप्रीमो हैं। ये भी रंगास्वामी परिवार की पार्टी है। अपना दल, सोनेलाल, सोनेलाल पटेल की बेटी, उसके पति, ये भी परिवारवाद की पार्टी है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीताराम मांझी अब अपने बेटे को राजनीति में सेट करने में लगे हैं। इस पार्टी के मांझी ही परिवार की पार्टी है। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, चौटाला परिवार, जेडीएस, देवगौड़ा, देवगौड़ा परिवार, एलजेपी, चिराग पासवान, उसके चाचा, उसके बाद एनडीपीपी। ये जो एनडीपीपी के जो रियो है, उनके यहाँ तो उनकी पत्नी, 5 बेटियां, एक बेटा, भाई, सभी चुनाव लड़ते हैं। ये एनडीए के घटक दल है नागालैंड में। एनसीपी, अजित पवार वाली, ये भी परिवारवाद है। शिवसेना शिंदे, शिवसेना एक परिवारवाद की पार्टी थी और अब एकनाथ शिंदे अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद है। एकनाथ शिंदे के बाद उनके बेटे ही शिवसेना को संभालेंगे। निषाद पार्टी, संजय निषाद मंत्री है, बेटा सांसद है, दूसरा बेटा विधायक है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान वाली मैंने बताया था। एनएसबीएसपी, ओम प्रकाश राजभर, संगठन में दोनों बेटों को कमान दी हुई है। एमएलए, एमएलसी, एमपी बनाना चाहते हैं। तमिल मनीला कांग्रेस, जी के मूपनार के बेटे जी के वासन, ये मूपनार के पारिवारिक पार्टी है। ये एनडीए के कुछ राजनीतिक दल जो एनडीए के गठबंधन में है, ये और इनका इतिहास जब मैं आपको बताऊं, मैंने बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के साथ है। रही भ्रष्टाचार की बात,
वो कह रहे थे कि मेरी तपिश कोई मेरे पास में बैठ के झेल नहीं सकता। तो फिर अजित पवार, जिन्हें आप 17,000 करोड़ का घोटाला के महानायक थे, जो अजित पवार कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के महानायक थे, वो आपके पास बैठ के आपकी तपिश कैसी झेल रहे हैं? या उनके साथ आने से आप ठंडे हो गए हो, या फिर कोई उन्होंने थर्मल सूट पहना है, कोई बीजेपी का चोगा जो है, गले में बीजेपी का गमछा डालने से क्या वो उस तपिश से बच सकता है? नारायण राणे आपके कैबिनेट में मंत्री है। आपके कैबिनेट में 33% दागी लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। ये तमाम लोग आपकी तपिश कैसे झेल सकते हैं? क्योंकि आपकी तपिश सिर्फ विपक्ष के लिए है, और आप जब भाजपा में बैठते हैं, जो भाजपा में लोग आ जाते हैं, चाहे कितने भी भ्रष्ट हो, कितने भी परिवारवाद वाले हो, करवाते हैं कि वो वहां कंफर्टेबल महसूस होने लगते हैं। ये सच्चाई है। देश जानता है एनडीए के घटक दलों में कितना परिवारवाद है। देश जानता है कि अजित पवार का भ्रष्टाचार क्या है। वो आपके साथ है तो कुछ नहीं, लेकिन कोई भी विपक्ष जब भ्रष्टाचार करता है तो आप भ्रष्टाचार की कहानी सुनाते हो। मोदी जी, आपको कहानी कुछ और सुनानी होगी केसीआर के सामने, क्योंकि केसीआर के यहाँ भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। बिल्कुल मैं मानता हूं बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन फिर भ्रष्टाचारी कम आपके पास भी नहीं। परिवारवाद वहां घोर परिवारवाद है, लेकिन फिर परिवारवाद उससे भी ज्यादा घनघोर आपके एनडीए में भी। आप पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, आप सालों शिवसेना के साथ रहे हैं, आप अकाली दल के साथ रहे हैं। अकाली दल शिवसेना ये आपके नेचुरल पार्टनर माने जाते हैं, दोनों पारिवारिकवादी पार्टी। जिस पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में आपने सरकार बनाई, वो मुफ्ती की पारिवारिक पार्टी है। आप कहां बचोगे? लेकिन फिर आपने तय कर लिया है कि सारा ज्ञान आप ही के पास है और जनता मूर्ख है। तो आप लगातार ऐसा वक्तव्य देते हैं जो खुद अपने आप को जनता के बीच में हंसी का पात्र बना रहे हैं। मोदी जी जब चुनाव घोषित होंगे तो और भी ऐसे वक्तव्य देंगे जिस वक्तव्य को देख के जनता हंसेगी, क्योंकि अब हिंदू मुसलमान, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इससे ऊपर उठ के बीजेपी को कुछ नया सोचना होगा। नया सोचने के लिए केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि 2014 से लेकर 2023 तक उनकी उपलब्धियां क्या है। उपलब्धियों के नाम पे यदि वो चंद्रयान गिनाते हैं तो लोग फिर गांव में रोड नहीं है ये गिनाते हैं। जब आप G20 की बात करते हो तो लोग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की भीख कैसे दे रहे हैं, इसकी बात करते हैं। आप जब कहते हैं कि गरीबी मेरी जाती है तो लोग कहते हैं कि गरीबी इस देश में है कहाँ, क्योंकि आप ही की सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कई लाख लोग अब गरीबी रेखा के ऊपर आए, गरीब तो बचे ही नहीं। तो ये आपकी लगातार तथाकथित दी हुई झूठी उपलब्धियां जब जनता के सामने जाती है तो आप कई वक्तव्य उनके सामने, मैंने आपका पुराना जो दावे हैं वो आपके सामने भूत बन के खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को ये देखना जरूर है कि एक प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है। यदि विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को लेने एयरपोर्ट पहुंचता है क्योंकि वो उसके राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और मोदी जी ये सोचते होंगे कि भाजपा के नेता का स्वागत करने के लिए यदि कोई विपक्ष का नेता आता है तो फिर अब इसके बारे में क्या कहें, जितना कम कहे उतना अच्छा है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।